सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क की मईशत और अवामी ज़िंदगी के लिए बिजली बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बिजली ज़रूरत से ज़्यादा एक बोझ बन गई है। पावर सेक्टर का जो बहरान है वो मुल्क के तमाम शुबों को गहरे अंधेरों में धकेल रहा है। बिजली पर टैक्सेस और कैपेसिटी पेमेंट्स ने जहां शहरियों के लिए परेशानी बढ़ाई है, वहीं छोटे बड़े कारोबारी तबकों की परेशानियों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। पावर सेक्टर के बहरान की जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं है। 2021 तक एनर्जी चार्ज कैपेसिटी चार्ज से ज्यादा था। कैपेसिटी चार्ज एक रेंट है, एक तरह का किराया है। कैपेसिटी चार्जेस में 50 से 60% तक कर्जों की मद में सार्फिन को अदा करना पड़ता है। तमाम बिजली बनाने के प्लांट्स, चाहे वो 1994 हो या 2002 के हो या फिर 2015 के, सब कर्जे लेकर बनाए गए हैं। इसलिए पहले कर्ज वापस करना है, उस पर सूद देना है और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी अदा करनी होती है, और इस सब की जिम्मेदारी सार्फिन पर पड़ती है। मिसाल के तौर पर 1000 कैपेसिटी चार्ज हो और सार्फिन 500 हो तो फी कस कैपेसिटी चार्ज 2 रुपए हिस्से में आएगा। पाकिस्तान में 2022-23 का मवाजना करें तो बिजली की तलब कम हो रही है। डिमांड कम होने से कैपेसिटी चार्जेस फी यूनिट के हिसाब से ज्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। बिजली का टैरिफ बढ़ने से बहुत सारे सनतकार मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और बेशतर सनतकार नेशनल ग्रिड से बिजली हासिल करना अब कम कर रहे हैं, जिससे आम सार्फिन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की मिसाल सामने है। उनकी टोटल बिजली की पैदावार में 50% बिजली उनकी सनतों के लिए दरकार होती है, जबकि पाकिस्तान में सनतों से ज़्यादा रिहायशी सार्फिन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको यूँ भी कहा जा सकता है कि महंगे डॉलर्स में बनाई गई बिजली को गैर पैदावारी शोबे में खर्च किया जा रहा है। बिजली की कम होती तलब की वजह से माहिरीन का यह अंदाज़ा है कि कैपेसिटी चार्जेस से जान छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मुल्क की तवानाई का बहरान मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पैदा हुआ है, जिसमें बिजली की पैदावारी सलाहियत की कमी, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स की नाकाफी सलाहियत और पुराने प्लांट्स की कारकर्दगी, बड़े डैम्स की तामीर ना होना और हाइड्रो पावर के वसाइल का पूरा इस्तेमाल ना करना भी इन वजूहात में शामिल है। अब बिजली के तरसीली निज़ाम की ख़राब हालत और लाइन लॉसेस भी बिजली के अखराजात में बेजा इजाफे का सबब हैं। पावर सेक्टर में भारी कर्जे और माली मुश्किलात भी बिजली की कीमत में इजाफे का सबब है, और ये तमाम चीज़ें मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं। दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशतों का अगर हम जायज़ा लें तो सबसे अहम और नुमाया चीज़ जो नज़र आती है वो है रीन्यूएबल एनर्जी पर इन्हिसार। लेकिन पाकिस्तान रीन्यूएबल एनर्जी पर इन्हिसार करने वाले ममालिक की फहरिस्त में बहुत पीछे रह गया है, जिसका नतीजा भी निकला है कि IPPs के मुआहदों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 22,000 मेगावाट की अदायगियाँ की जाती हैं और बाकी 28,000 मेगावाट की कीमतें हमसे ज़बरदस्ती ले ली जाती हैं। ये मुआवजा मुल्क की खजाने में नहीं बल्कि दूसरों की जेबों में जा रहा है। एक मारूफ सनतकार के मुताबिक मुल्की ताजिर कमोबेश 100 रुपये फी यूनिट बिजली खरीद रहे हैं और पीक आवर्स में ये रेट इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगा लें। हुकूमत बाहर से सरमायाकारी और सरमायाकार ढूंढ रही है, मगर अपना सरमायाकार मुल्क से भाग रहा है। सिफारत खानों के बाहर आप रश देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर लोग इस वक्त मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान $15 बिलियन से ज़्यादा के फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करता है, जो मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर के हिसाब से कुल इंपोर्ट का 1/4 से 1/3 के दरमियान बनता है। सस्ती बिजली बनाने के ज़राए वक्त की अहम ज़रूरत है। एनर्जी एक्सपर्ट्स के मुताबिक थरकोल के ज़खायर को दुगना करके मुल्क में सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक थरकोल के जरिए बिजली पैदा करने की लागत तकरीबन 4 रुपये फी किलोवाट फी घंटा है। इस कीमत पर बनाई गई बिजली से मुल्क की सनतों, चाहे वो स्टील मिल्स हों, चाहे वो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो या पेट्रोकेमिकल्स हों, इन तमाम सनतों का पहिया चलाया जा सकता है। थरकोल के जरिए बिजली की पैदावार को 90% से ज़्यादा तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये अमल संजीदगी के साथ क्यों नहीं किया जा रहा, हुकूमत इस पर गौर क्यों नहीं कर रही, और एनर्जी एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद साहब मारूफ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है, इसमें पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? सस्ती बिजली के ज़राए को हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? जो फॉसिल फ्यूल्स हमारी इंपोर्ट पर एक बड़ा बोझ बने हुए हैं, इसको हम क्यों अपने इंपोर्ट बिल को बढ़ाने पर मजबूर हैं इस वक्त? डॉक्टर साहब बाब जहांगीर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये कि आपने इतना अच्छा प्रीएम्बल दिया है, और आपने यकीनन रिसर्च टीम तो अपना इनपुट देती है, लेकिन असल चीज़ आती है कि उसको कंपाइल कैसे किया जाता है डेटा को ना। तो मेरे हिस्से की जितनी भी बातें हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आप कर चुके हैं। और सर इसमें असल कमाल रिसर्च टीम का ही है सर, इसमें मेरा तो आप समझें कि कोई 1% भी कमाल नहीं है।
जी नहीं, मैं यकीनन मतलब, लेकिन प्रेजेंटेशन भी होती है ना, बहुत अच्छी चीज भी वो तैयार करके देते, तो हेड्स ऑफ टू योर रिसर्च टीम एंड टू यू, ठीक है, एंड टू ऑफ कोर्स टू योर चैनल, कि आप कंटिन्यूसली देखें। वो कहते हैं पानी का एक एक कतरा गिरता रहे, तो शायद शायद कहीं उस पत्थर में या इन पत्थर दिलों में, यूं कह लें ना, ये जो हमारे अकाबरीन की सूरत में हम पर जो मुख्तलिफ किस्म के अजाब नाजिल हुए हैं, शायद इनके दिलों में वो आपकी जो बातें हैं या जो हमारा ये रोना पीटना है, ये शायद उनके दिलों में सुराख कर दे। मैं तो आज थोड़ी सी इनफॉर्मल सी बातें करूंगा क्योंकि आपने सारी ही बातें कर दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये उन लोगों के लिए होता है, ये उन मुल्कों के लिए होता है, ये उस लीडरशिप के लिए होता है, ये उस कौम के लिए होता है जो विजनरी होती है, जिसने आगे बढ़ना होता है, जिसने अपने ही मुर्दे का कफन चुराना हो। वो कभी भी ऑल्टरनेट के ऊपर नहीं जाता, उसको तो पता है कि मैं मुर्दे को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी मिसाल उस गिद्ध की तरह होती है। हम अब ना, मैं अगर किसी परिंदे की मिसाल देता हूँ या मैं किसी जानवर की ना, तो भी मुझे शर्म आती है कि आपको मैं बताऊं अरबाब जहांगीर, हमारे देखने वालों में यकीनन बहुत से लोगों को ये विजन होगा। ये जो दो आपने देखा ना स्ट्रीट डॉग, हम ये कुत्ते एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना हम, ये स्ट्रीट डॉग्स भी जब आपस में लड़ते हैं ना और एक दूसरे के ऊपर जब गालिब हो जाता है, तो वो दूसरा ना अपनी सरेंडर की एक आवाज निकालता है। ये मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मैं इस कौम को बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ बिजली या बाकी चीजों के नाम पे क्या हो रहा है। जब वो आवाज निकालता है ना, तो जिस कुत्ते ने उसको पकड़ा हुआ होता है, यानी जो हावी हो चुका होता है, वो उसे छोड़ देता है। आप बिलीव करेंगे, यानी वो उसकी चीर फाड़ नहीं करता। हम यहाँ चीख रहे हैं, मेरे जैसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठ के चीख रहे हैं कि यार इस मुल्क के साथ क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने। अभी जिस चैनल का प्रीएम्बल उठा के देखें, एक ह्यू एंड क्राई मची हुई है, इतनी छतें गिर गई, इतना डूब गया। मैं आज आपसे ना एक चीज की ताजियत कर रहा हूँ आपके चैनल की विसातत से, जरा ये प्लीज ये मेरी ताजियत पहुंचा दीजिएगा जी। बिलियन ऑफ डॉलर्स का पानी अल्लाह ताला आसमान से बरसा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम रोना पीटना मचा रहे हो, फलां शहर डूब गया, फलां गली डूब गई। पहली दफा डूबी है भाई, फलां नाकाम हो गया, फलां कामयाब हो गया, पहली दफा हुआ है। मैंने तो जब से होश संभाला मैं यही देख रहा हूं। लेकिन मुझे जो दुख है वो ये कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का पानी, अगर आज आपके पास कोई विजनरी लीडरशिप होती, कोई स्टेट्समैन होता, किसी को इस मुल्क का दुख होता, तो वो ये लाखों रुपए अरबों डॉलर की ये जो इस वक्त पानी हम जाया कर रहे हैं, ये पानी जमीन में इंजेक्ट कर दिया जाता। अभी 2-4 महीने के बाद या साल के बाद जैसे ही वो ड्रॉट का सेशन आएगा, खुशसाली का, यहाँ फिर रोला मच जाना है, मर गए, पानी खत्म हो गया, खुशसाली हो गई, फसलें वीरान हो गई, जमीनें बंजर हो गई। यानी आप अंदाजा करें, ये हमारी इस वक्त एक स्टेट्समैनशिप लीडरशिप का हाल है। शेर साहब अपनी बात को आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये अभी पानी बरसने से चंद हफ्तों पहले की बात है कि कड़कती हुई धूप पूरे मुल्क पर उस वक्त मौजूद थी और जो गर्मी का मौसम था, तो उस धूप से भी हम फ़ायदा उठाकर सोलर इंडस्ट्री को अपनी ग्रो कर सकते थे। और अगर माजी में उससे फ़ायदा उठाया होता तो शायद आज ये बहस हम कर ही ना रहे होते। जी एग्जैक्टली, यही तो कह रहा हूँ ना। देखिए ना, मैंने क्या कहा, ऑल्टरनेट का जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि वो उन कौमों के लिए होते हैं जो कफन चोर ना हो। हमने तो ये प्लान ही इस तरह से किया था कि कैपेसिटी पेमेंट की मतलब ये जो आईपीपीज में आपको बड़े पिछले अपने प्रोग्राम्स में डिटेल इनका जो एग्रीमेंट का मॉडल है वो मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर विजनरी लीडरशिप होती तो आपके पास, आप इतने खुशनसीब लोग हैं। दुख सिर्फ इस बात का होता है अरबाब जहांगीर के हम एक ऐसे जमीन के अल्लाह ने हमें टुकड़ा दिया जिसपे अल्लाह ने सारी नेमतें बरसा दी, चारों मौसम आपको दे दिए, हर तरह की विंड कॉरिडोर आपको दे दिए। अल्लाह ने कहा लो जाओ, जितना मर्जी आए जाओ, इससे फायदा उठाओ। हमने कहा नहीं, हम तो कफन चुराने वाले लोग हैं, हम तो मुर्दे नोच के खाने वाले लोग हैं। हमने वो जनाब ऐसे ऐसे इररेलेवेंट मंसूबे आके इस मुल्क के अंदर डाल दिए कि अब चाहे मैं चीखूं, चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं मरूं, उनके पैसे खरे हो रहे हैं। ठीक है ना जी। अगर यही इसी जगह पे विजनरी लीडरशिप होती, अगर इसी जगह पर कोई कौम होती ना, तो आज आप देखिए आप इस मौसम से फायदा उठा रहे होते। आज चिलचिलाती धूप जिसको हम कहते हैं वो ब्लेसिंग है। आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी अपने पास स्टोर करके रख सकते थे, आप इतनी इसको चैनलाइज कर सकते थे कि आज आपको ये इशू नहीं होता। और फिर एक और चीज देखिए, ये तो होगी ना लीडरशिप। अब दूसरी तरफ जरा अभी आपने अपने प्रीएम्बल में एक बात ये कही कि जनाब हम लोग जो है ना वो नॉन प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी का। भी आपके अपने प्रीएम्बल में मैं बड़े गौर से सुन रहा था आपकी बात को। मैं आपको उसका एक कॉज भी बता दूं। अब क्या होता है,
देखिए, मैं एक ज़माने से, जब से मैं अपना पोस्ट डॉक्टरेट करके इंग्लैंड से आया, तो मैं उस वक्त से ये कह रहा था। मैंने वहाँ की ज़िंदगी को देखा। 6 बजे अरबाब जहांगीर, आपको भी पता है, और आप तो ज़ाहिर है आप लोग ज़्यादा, आपके पास नॉलेज होती है, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। 6 बजे के बाद कोई ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है सड़कों पे। आपने सब कुछ बंद करना है। दुनिया का बड़े से बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, कैडली स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, कहीं पर भी आप चले जाएं लंदन के अंदर, सारे के सारे बंद, जिनकी अरबों में इनकम है। लेकिन मजाल है कि 6:01 पे वो स्टोर खुला रख सकें, और रात नाइट लाइफ को वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, अपने प्रोफेशनल सर्कल को टाइम देते हैं। हमारा क्या हो रहा है तमाशा? हमारा बिजनेसमैन, हमारा कारोबारी 11 बजे से पहले उठना अपनी इंसल्ट समझता है। ठीक है जी, आपका जब सारी दुनिया के चरिंद परिंद सारे सो जाते हैं, तो 11 बजे 12 बजे हमारी मिड नाइट डील शुरू हो जाती है। खुदा का खौफ करें। एक कायनात का जो बायोलॉजिकल साइकिल है, इसको कहते हैं, देखें कुरान भी कह रहा है कि ना सूरज की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े। हमने अरबाब जहांगीर एक सारे बायोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। नतीजा क्या निकला कि खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपको पीक आवर्स जो होते हैं, देखिए ये जो 6 बजे के बाद से जब ये पीक आवर्स शुरू होते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपनी मार्केटों में चाहिए, आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने सर्कल्स के लिए चाहिए, आपको एसी चाहिए, फलां चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजी आवर्स हैं। आपने उसी वक्त तो तैयार होकर बाहर निकलना है, मेहमान आपने उस वक्त रिसीव करने। ये जो नॉन प्रोडक्टिव अप्रोच है ना हमारी कौम की, तो फिर हम रोते किस लिए हैं? और शोएब साहब, ये हमें पता है कि ये शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ये ख़त्म भी नहीं होने वाली, लेकिन अब जिन चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हवा की या पानी की या सूरज की जो आपने बात की, उसको सोलर अगर हम डिस्कस कर लें, या थर्कोल, ये इन तमाम रिसोर्सेज से हम क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे? इसके पीछे क्या सोच है, और क्या बहुत ही ये मुश्किल है, या कोई मजबूरियाँ हैं हमारे ऊपर? कोई मुश्किल नहीं है, कम खर्च है, बालानशी है, कमीशन नहीं है, बैक किक्स नहीं है। वो जो उसके लिए कुछ थोड़े से और वर्ड होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं चैनल की पे नहीं एहतरामन बोले जा सकते। वो तमाम मामलात इन चीज़ों में नहीं है, क्योंकि सूरज को तो चीट करने से रहे, ठीक है ना। हवा को तो ये चीट नहीं कर सकते। हवा को क्या कहेंगे कि भाई हम तुमसे कैसे, तुम्हें चीटिंग करके तुमसे पैसे कमाएं। तो जहां पैसे कमाने थे, मैंने तो आपको कहा था प्रोग्राम में, मैंने कहा आप अपनी रिसर्च टीम को टास्क दीजिए, आप निकालें जरा ये सारा डाटा निकालें। कैपेसिटी पेमेंट के जो आप जो है ना 150 अरब जो है वो दे रहे हैं आप महाना, तो ये कहाँ किस किस की जेब में जा रहे हैं? आप जरा चेक करके देखें। अगर तो ये कहीं जा रहे हो ना जनाब के, कोई बंदा स्पेन में बैठा हुआ है, या कोई बंदा फ्रांस में, या कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, और उसने ये घूम फिर के यहीं पर आ रहे हैं ये पैसे, तो वो क्यों चाहेंगे, वो अपनी दुकानदारी क्यों बंद करना चाहेंगे? ये दुकानदारी का मामला है साहब। ये जो बिल्कुल, और ये सस्ते रिसोर्सेज जो हैं जिनसे सस्ती बिजली बनाई जा सकती है, अगर ये इनको 100% काबिल अमल बना लिया जाए, तो इससे फिर टैरिफ में कितनी कमी आ जाएगी, फी यूनिट कॉस्ट कितनी कम हो सकती है? आपका टैरिफ रहेगा कहाँ? आपका टैरिफ तो फिर तो देखें, फिर तो मैं बात चीजें ऐसी हैं ना अरबाब जहांगीर, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खैर बहुत छोटे हैं, आपको तो अंदाजा नहीं होगा। ये हमारे मुल्क में जो गैस है ना, CH4 मीथेन, ये जो हम कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं, अगर मेरे देखने वालों में जो हमारे एज ग्रुप जो 50+ के लोग हैं, उन लोगों को अगर आप उनसे पूछिए ना, तो आप बिलीव करें कि हमारे बचपन में जो हमारी अम्मी और ये लोग थे, ये दिया सलाई है ना, वो नहीं जाया करते थे, चूल्हा हल्की आंच पे चलता रहता था। हमारे पास इतनी गैस थी, हम वो खुश नसीब लोग थे। हमने क्या किया जी, वही नॉन प्रोडक्टिव यूज किया, हमने उसको जाया कर दिया। मेरे उस जमाने में 9th में केमिस्ट्री के टीचर कहते थे कि ये CH4 का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये इतनी एनर्जी जनरेट करता है, और हम देखो हम उसे नॉन प्रोडक्टिव वे में यूज करें। आज अभी आपने खुद फरमाया कि जनाब आप 100 रुपए का आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पर यूनिट बिजली लेकर आपको क्या देगा, वो खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ठीक है ना जी। ये चीजें वहां पर होती हैं जो आप बात कह रहे हैं ना अल्टरनेट एनर्जी की, ये वहां पर इस्तेमाल होती हैं जहां एक विजन होता है, जहां कौम को आगे लेके चलना होता है। हम पानी बरस रहा है, किसी एक चैनल पे ये बात नहीं हुई। बात जहांगीर प्लीज आप इस पे बात करें यार, किसी एक चैनल पे बात नहीं हुई कि यार अरबों डॉलर का हमारा पानी इस वक्त समंदर में गिर जाएगा, जाया हो जाएगा। खुदा का खौफ करो। 12-13 इदारे हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ अगर आप चाहें तो। आपके पास नेशनल रिसर्च काउंसिल है जो वाटर रिसोर्सेज की, उसके बाद फेडरल फ्लड कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जनाब, उसके बाद आपके पास ये क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, उसके बाद आपके पास वापडा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे इदारे हैं, लेकिन क्या उस पानी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरा तो बस नहीं चाहता मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला हो। मैं कहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके एक केस दायर करूं
कि खुदा के लिए उन जिम्मेदारों को सामने लाओ, आप जहां और बहुत ये सारे बड़े अहम मामले पर आपने तवज्जो दिलाई और हम ये कोशिश करेंगे पूरी कि जिस तरह आईपीपीस का मसला, महंगी बिजली का मसला, महंगी गैस का मसला, बढ़ते हुए टैक्सेस के मसले पर जिस तरह हम मुस्तकिल बुनियादों पर बात कर रहे हैं और आप लोगों को भी जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको भी जहमत दे रहे हैं, तो इस पर हम आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोएब अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब सरमायाकारी बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान से बाहर जा रही है, जबकि पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है कि बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ पाकिस्तान आए, मुख्तलिफ ममालिक की कंपनीज़ पाकिस्तान आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान की मईशत थोड़ी मुस्तहकम हो सके और पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो भी इस तनाजुर में ख़त्म हो सके। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, अगर सिर्फ 2024 के शुरू के 6 माह के फिगर्स हम निकालें तो पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जिसने दुबई चैम्बर में अपनी कंपनीज़ रजिस्टर करवाई हैं, यानी पाकिस्तानी कंपनीज़ यहाँ से अपना कारोबार समेट कर इस वक्त दूसरे ममालिक में जा रही हैं और पाकिस्तान की सरमायाकारी बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब इस वक्त कूच कर रही है। अब ये कितनी इस वक्त फ़िक्र की सूरत हाल है और ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, एक आम कारोबारी शख्स की मुश्किलात यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में हुकूमत की क्या जिम्मेदारियाँ और किस तरह से इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं लाइक टेलेनॉर, टोटल है और कई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो एक एक करके इस वक्त अपना सामान यहाँ से समेट रही हैं, अपने एसेट्स औने पौने दामों बेच रही हैं और यहाँ से वो चाहे नुकसान की सूरत में वो अपनी सरमायाकारी को वापस लेकर जा रही हैं। ये जो दुबई में इस वक्त पाकिस्तानी सरमायाकार जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, मुझे खुशी है कि आप ये टॉपिक जो है वो बारहा डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है जिसको हम शरह नमू कहते हैं, जीडीपी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जीडीपी ग्रोथ हो तो मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। आई मीन दैट्स द ओनली वे टू टेक पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट जुज़ है वो पाकिस्तान की जो इर्द गिर्द के ममालिक को देखिए, साउथ एशिया के, ईस्ट एशिया और चाइना। तवातर से हमने ये देखा है कि 25 से 35% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो रहा है, यानी कि जो वो ओवरऑल जीडीपी होता था उसका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला के 25 से 35% इन्वेस्ट हो रहा होता था और ग्रोथ आ रही होती थी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आज ये 50 साल की लोएस्ट एब पर 13% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रह गया है। अब इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर इतनी गिर जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मुल्क का, एक जिसे कहेंगे बिजनेस क्लाइमेट मुल्क का, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसका आपने जिक्र किया, जिसका मतलब है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मुल्क की, जुडिशल एनवायरनमेंट मुल्क की, कि फ़ैसले कितनी जल्दी होते हैं, पाकिस्तान की टैक्सेशन का निज़ाम कितना आसान है, पाकिस्तान में बिज़नेस खोलना और बंद करना कितना आसान है। यानी कि ये सारे इंडिकेटर्स मैटर करेंगे और इनको ठीक करना पड़ेगा इन द शॉर्ट रन। नंबर 2, जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऑफ कोर्स उसमें आप और मैं दोनों जानते हैं ना कि बिजली की जो कीमत है वो एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है, क्योंकि आजकल सब कुछ मैकेनाइज्ड है, चाहे वो स्पिनिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सर्जिकल गुड्स हो, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और जिसमें हम दुनिया से compete भी कर सकते हैं। और वो एक निज़ाम ऐसा है जिसको हम ठीक नहीं कर पाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में और भी चीज़ आती है, पर लेट्स स्टिक टू दिस। तीसरी बात यह है कि आप दुनिया से इंटीग्रेटेड हैं कि नहीं। हम दुनिया से इंटीग्रेटेड भी नहीं हैं, और इंटीग्रेशन से मतलब है कि क्या हमारे टैरिफ रेट्स ऐसे हैं कि हमने इंपोर्ट टैरिफ बहुत बढ़ा के रखा हुआ है, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ACD, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। सो उस पूरे निज़ाम को भी देखना है। और फिर आखिर में ऑफ कोर्स हमारा जो जोग्राफिया है वो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो हमारी बॉर्डर्स हों किसी तरह के भी,
पोरस रहे हैं, डिफिकल्ट रहे हैं। वी बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री। अभी आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हुआ। इसका जिक्र मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि बलूचिस्तान में एक नई इन्वेस्टमेंट रेकोडिक की सूरत में आने वाली है। एक सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है, हम 15% के करीब उनको अपने रेकोडिक के फेडरल गवर्नमेंट के शेयर्स बेचने जा रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट सोचनी चाहिए इसको, क्योंकि अगर वहाँ से इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर उसके इर्द गिर्द में भी वो ग्रांट्स के जरिए उस एरिया को डेवलप करेंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो एक फॉरेन इंटरेस्ट और भी बनेगा। ये सिर्फ रेकोडिक तो कुछ होल हैं, रेकोडिक के इर्द गिर्द मेरा ख्याल है 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की माइंस एंड मिनरल्स में FDI लाने की एक सूरत बन सकता है। गोइंग फॉरवर्ड ये एक की एरिया है पाकिस्तान का। दूसरा एरिया जो है पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत लोकली भी ठीक करना और बाहर से भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के मौके लाना। देखिए, जहाँ तक कंपनीज के जाने का ताल्लुक है और पाकिस्तानी कंपनीज बाहर जाकर जो काम कर रही हैं, 3,500-4 हज़ार शायद कंपनीज रजिस्टर हुई हैं दुबई में। दैट्स द नंबर। दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान एंड द रीज़न आई से इट्स अनफॉर्चुनेट, एक अनसर्टनिटी हर किस्म की जो है वो मुल्क में उनको जिसे कहते हैं वो कंफर्ट नहीं देती कि दूर रस ये काम होंगे। और जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसका एक खाका भी हम नहीं रख पा रहे। सही। अब ये सब काम आप कर क्यों नहीं पा रहे? और आप बार बार क्या कर रहे हैं कि सारी जो आपकी तवज्जो है कि IMF आएगा ये ठीक हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट बाहर से आएगा ये ठीक हो जाएगा, वो मुल्क आएगा इस मुल्क में रोड बना। मैं आखिरी चीज सिर्फ ये कहूँ इस पे, देखिए आज भी बिलीव कीजिए कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर उन प्रोफेशनल्स को हायर किया है जो ये सब काम कर सकें जो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है खाकन साहब, ये अभी ज़ाहिर है ये जो अमन अमान की जिस सूरत हाल पर आप बात कर रहे थे, तो ये पिछले 24 सालों में कमोबेश यही सूरत हाल रही है हमेशा, बलूचिस्तान में भी और उससे मुल्का बॉर्डर्स पर भी। लेकिन इसी माहौल में कंपनीज पाकिस्तान में आती भी रही हैं और काम भी करती रही हैं, लेकिन 20-20 साल के बाद कंपनीज का वापस चला जाना भी ये कितना बड़ा सवाली निशान है। कोई एक बड़ी कंपनी आए, वो इन्वेस्टमेंट करे और उसे 6 माह साल में अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, वो वापस चली आए तो समझ आता है। लेकिन जब आप 1 या 2 डेकेड गुजार लेते हैं, उसका मतलब कि आपके प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, आपने माहौल को समझ भी लिया है, आप वहाँ एडजस्ट भी हो गए, और उसके बाद जब आप ये फैसला करते हैं तो फिर ये कितनी इस वक्त ख़राब सूरत हाल है हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए। सर बाबा, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन। देखें, एक तो ये हुआ है कि गिवन है कि जियोग्राफिया मुश्किल है पाकिस्तान का, और कंसिस्टेंटली मतलब अफगान वॉर से आज तक हमने एक मुश्किल वक्त गुजारा है। पर दूसरी बात ये है कि एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी जो पिछले 10 साल में देखने में आई है बार बार। अब आप देखें, आप 2013 IMF के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज, 2018-19 IMF के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज, फिर एक SBA, फिर इस वक्त IMF के पास। ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी का ना होना है, इससे हुआ ये है कि जो रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स थे पाकिस्तान से बहुत सी कंपनीज के, ये अनकंफर्टेबल हो गए। इसका मतलब ये था कि जब हमारे डॉलर रिजर्व्स पे प्रेशर आया जून 2023 में, जब फंड का प्रोग्राम डीरेल होता है, तो पाकिस्तान के रिजर्व्स $4 अरब से नीचे 1 माह का भी इंपोर्ट कवर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 माह का इंपोर्ट कवर है, $9 अरब के रिजर्व्स हैं। ये भी अनकंफर्टेबल पोजीशन है। जब तक 3 से 4 माह का इंपोर्ट कवर ना हो, यू आर नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। ये जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी है, इसने बहुत कॉन्फिडेंस शेक किया है उन कंपनीज का जो कई दिहाइयों से काम कर रही थी, अपने पैसे भी वापस लेकर जा रही थी। जब हमने इनके पैसे रोकना शुरू किए, और रोकना पड़े बिकॉज वी वर रनिंग आउट ऑफ फंड्स, वो भी ना होता अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का प्रोग्राम IMF का उस वक्त डीरेल ना होता। इस वक्त भी देखिए एक अनसर्टेनिटी फिर आ गई है मार्केट में, बिकॉज फंड के प्रोग्राम जिसको अगस्त में अथॉरिटीज कह रही थी कंप्लीट हो जाएगा, हैज गॉन बैक टू सितंबर। ये पाकिस्तान में याद रखिए कि वी मस्ट से what we are going to be able to achieve। अगर हमने सितंबर में ही करना था तो हम सितंबर में ही स्टिक करते। एक्सटर्नल का चैलेंज तो मुझे भी अच्छी तरह मालूम है ना कि $26 अरब चाहिए, रीप्रोफाइलिंग चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जमा करने पड़ेंगे। अथॉरिटीज़ ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, यू नो, पैट ऑन द बैक टू गेट अस हियर, बट वी हैव टू क्रिएट मोर मैक्रो स्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड देन रिमेन विद दिस स्टेबिलिटी, जो इस वक्त एक नेसेंट, एक अर्ली स्टेज की स्टेबिलिटी है, और वो भी इसलिए है कि हमने ग्रोथ को स्लो किया हुआ है। सही।
और हमने एक्सटर्नल को संभाला हुआ है। इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, स्टिल ऑन दी हायर साइड है, बट जो असल चैलेंजेस हैं वो अब भी वही हैं। आपको एक मौका मिल रहा है अरबाब टू शो टू द वर्ल्ड कि ये जो आईएमएफ का साथ है ये आपको एक टाइम दे रहा है। अगर कलीदी फैसले करके फिर वही प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस को ठीक करके एनर्जी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जिसका जिक्र नहीं हुआ, 20% के रेट पे कोई भी एसएमई बोरो करके कारोबार नहीं चला पाएगा। आपको अपनी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। एक फिगर देता हूं आपको, क्यों लोग, आखिरी बात, 52 लाख एसएमईज हैं इस मुल्क में, 52 लाख। उनमें से 1.5 लाख ऐसी हैं जो इस वक्त जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं फॉर्मल वो हासिल कर रही हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि कैसे कारोबार चलेगा। ये सारी चीजें करनी है, अदराक है। 15 मिनट में हमने क्लैरिफाई भी कर दिया। आई होप वी कैन पुट दिस ऑल टुगेदर। तो खान साहब, ये जो रिसेंट अभी 2 स्पेसिफिक कंपनीज, जो एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी टोटल और एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेलेनॉर, जिस तरह से इनके एग्जिट हो रहे हैं पाकिस्तान से, इनकी तो इनके यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इनकी मार्केट भी बहुत बड़ी है, तो इनके पर जाने की क्या वजूहत हैं कि गवर्नमेंट इनको वो ईज़ प्रोवाइड नहीं कर सकी, या कुछ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि ये जाने पर मजबूर हो गए? इनके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे थे। आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों ऐसे इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर बाहर जा रही हैं? एक तो बात यह है कि मैं तो हमेशा पाकिस्तान की जो स्टोरी है मोबाइल की, डेटा की, कनेक्टिविटी की, उसको एक अच्छी स्टोरी काउंट करता हूँ। हमने डीरेगुलेट किया, कंपेटिटिव बिहेवियर आने दिया, बट शायद हम तवातर से उस तरह की वेवलेंथ नहीं दे सके। वेवलेंथ कॉस्टली भी थी पाकिस्तान में, ये बात भी दुरुस्त है। फिर हमने डॉलर में उसके पैसे मांगे। मे बी ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें पॉलिसी लेवल पर ईज आउट करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि एक तरह से इसको इस तरह समझिए कि अगर टेलेनॉर जाता है तो उससे एक शायद कंसोलिडेशन होती है, तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट उठा सकती है जो भी कंपनी अब बड़ी हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, ये स्टोरी को में जाकर ज़रूर हमें जुज़ियात में देखना चाहिए, डेप्थ में, कि वाई इज़ देयर सच एन एग्जिट। हमें उनसे पूछना चाहिए ताकि हम सीख सकें कि क्या हमने गलतियां की। अब हमसे मतलब है अथॉरिटीज़ को ये काम करना है, ये वो पॉलिसी साजी है जो करनी है हुकूमत ने, और ये जो हमारा रेगुलेटर है उसको भी उनसे समझना है। फॉर्मल इनफॉर्मल बेसिस पे एक पर्चा लिखना चाहिए ताकि जो आने वाली टीम टेक ओवर करेगी इन अदारों में वो समझ सके कि ऐसा हुआ था, उसको ईज ऑफ कैसे करना है। जहाँ तक टोटल का ताल्लुक है, देखें उसमें मेरी गुजारिश है कि पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तक हमने बहुत स्ट्रांगली इसको रेगुलेटेड रखा हुआ है। हर 15 दिन बाद ये जो शोर मचता है, इन चीज़ों से निकाल कर इसको डीरेगुलेट, प्राइसेस को भी करना पड़ेगा, सेक्टर को भी करना पड़ेगा। अगेन इस पे एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बड़ा क्लियर आना चाहिए। कुछ टोटल की ये भी बात है कि वो इसलिए गई है कि शायद ग्लोबली वो थोड़ी सी अपनी रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है। सो ऑल दीज फैक्टर्स, बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक करना उन सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ सर्टन मैक्रो स्टेबिलिटी, और फिर जुजियात में जाके वो फंडामेंटल काम करना। अगर ये नहीं करेंगे तो बैक एट द डोर ऑफ द आईएमएफ अगेन एंड अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। खाकर नजीर हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और किसी भी मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो वहाँ की मईशत का फलना फूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये हालात इस वक्त हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी सरमायाकारी करने वाली कंपनीज़ मुल्क से बाहर जा रही हैं। पाकिस्तान में वो इन्वायरमेंट इस वक्त सियासी तौर पर अवेलेबल नहीं है कि बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करें और पाकिस्तान की जो मुआशी आशारी हैं वो मुस्तहकम हो सकें। अपोजिशन जमातों को इस वक्त हम मुख्तलिफ रोल्स में सड़कों पर देख रहे हैं। कहीं जो एक सियासत है वो थोड़ी सी अपने सर्वाइवल की हो रही है, थोड़ी रेजिस्टेंस वाली हो रही है, और दूसरी तरफ एक जो अवामी एहतजाज है वो भी हम अब ताजरों की सूरत में और मुख्तलिफ तबकों के सड़कों पर आने की सूरत में देख रहे हैं। आज इसी सिलसिले में एक शटर डाउन हड़ताल की गई, और ज़ाहिर है वो हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। मुख्तलिफ मुतालबात इस वक्त अवाम के और अपोजिशन जमातों के हुकूमत से हैं। ये 6.5 माह हुकूमत अब तक गुजार चुकी है, और इसमें ज़ाहिर हुकूमत की माशी कारकर्दगी किसी तौर पर काबिल ज़िक्र नहीं है। कुछ ऐसे माशी इंडिकेटर्स नहीं हैं जो कि लोगों तक पहुँचाए जा सकें या बताए जा सकें, चूँकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है एक आम
आदमी की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है, ख़ासतौर पर बजट के बाद ये मुश्किलात लोगों की और भी ज़्यादा बढ़ी हैं। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे 6.5 माह की जो उनकी कारकर्दगी इस वक्त हुकूमत की है ख़ासतौर पर, और इस दौरान जो इनकी जमात की अपनी मुश्किलात एक तरफ, लेकिन अवामी मुतालबात कितने ये लोग लेकर आगे बढ़े, कितनी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन इन्होंने की है और आगे प्लान्स हैं क्या अब इनके, किस तरह से आगे अपनी सियासत को बढ़ाना है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं आज एक मुल्क गिर हड़ताल है, तमाम ताजरों ने, जमात इस्लामी ने मिलकर ये हड़ताल की कॉल दी और बड़ी कामयाब हड़ताल हुई भी है। लेकिन ये इस तरह की हड़तालें एक एक रोज़ा क्या हुकूमत पर कोई दबाव, कोई प्रेशर डाल सकती हैं कि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके? अरबाब भाई, पहली बात तो ये है चूंकि ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और ये लोग मुसल्लत किए गए हैं और इस वक्त अवाम का इन्होंने जीना दोबर कर दिया है। और ख़ास तौर पे जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, अगर ये तो इस वक्त है भी जाली हुकूमत और अवामी मैंडेट भी हासिल नहीं है, तो इनकी पॉलिसियाँ अवाम दुश्मन और किसान दुश्मन पॉलिसियाँ होती हैं। आज आप देख लीजिए कि अवाम 2 वक्त की रोटी को ना सिर्फ तरस रहे हैं बल्कि आपका किसान खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। ताजरों ने आज मुल्क गिर हड़ताल की है, पाकिस्तान को इन्होंने OLX पे लगा दिया है, बल्कि पाकिस्तान के सारे असासे गिरवी रखकर और कर्जे लिए जा रहे हैं। कभी PIA बेच रहे हैं, कभी स्टील मिल बेच रहे हैं। और आज देखिए कि वो लोग जो यूटिलिटी स्टोर्स वाले हैं सारे इस वक्त डी चौक में बैठे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके पास ना कोई पॉलिसी है ना विजन है, क्योंकि ये अगर कुछ कर सकते होते तो इनको 7-7 8-8 बारियाँ मिली हैं और आवाम का फिर इनको इत्मीनान हासिल नहीं है। कोई भी इदारा हो, कोई भी हुकूमत हो, जब तक अवाम उसके पीछे ना हो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और आज सूरत ये है कि अगर अवाम ने वोट डाला शौकत बसरा को, तो तीसरे नंबर पर जो इजाजुल हक था वो जीत कर जाके असम्बली में हलफ ले रहा है। कराची में अगर कोई आदमी वोट लेकर बैठा था पहले नंबर पे, तो 5वें नंबर वाले को आपने जितवाकर असम्बली में पहुंचा दिया। इसी तरह कोयटा के अंदर हमारे सलार थे, वो पहले नंबर पर थे, 7वें नंबर वाले को आपने असम्बली में हलफ उठा दिया। तो इन हालात में जब अवाम आपके साथ नहीं होगी तो मुझे बताइए कि किस तरह आज आप पाकिस्तान के निज़ाम को चला लेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो तीनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, यही तो तीनों जमातें हैं जो पाकिस्तान के मसाइल की असल जड़ हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में या आमरीत रही या ये जमातें रहीं। और तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल जब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमत मिली, हम तो आप देख लीजिए कि वो बिजली हो, वो सुई गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, डॉलर हो, खाने पाने वाली चीज़ें हो, वो हम कहाँ छोड़ के गए थे। आज ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब यकीन मानिए मेरा तो इलाका साउथ पंजाब है। बड़ा उसमें ज़रा एक आर्गुमेंट फिर ये भी होता है कि वो मिली आप लोगों को कहाँ थी और कहाँ छोड़ी, तो वो उसका भी एक तकाबुली जायज़ा आ जाता है। तो हम उससे ज़रा आगे, क्योंकि इस हुकूमत की कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन के बाद का भी आपने बताया कि ये कहाँ कहाँ से आप लोग के नुमाइंदे जीते और वो केसेस अभी ट्रिब्यूनल्स में हैं। तो ट्रिब्यूनल्स के पास जो 6 माह का वक्त होता है वो तो शायद अब गुजर चुका है, अभी तक तमाम फैसले तो नहीं सामने आ सके ट्रिब्यूनल्स के भी। जहांगीर, आपने अरबाब भाई बहुत अच्छा सवाल किया है। जब इस हुकूमत की पहली और आखिरी तरजीह ये है कि जिस जालसाजी को छुपाना चाहते हैं, जिस धांधली वाले इलेक्शन को छुपाना चाहते हैं, सारी तवज्जो तो इनकी उस तरफ है। अवाम अगर एहतजाज के लिए सड़कों पे निकलते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं, माएँ बहनें बेटियां जेलों में पड़ी हैं। और उसके बाद आप देखिए ट्रिब्यूनल्स के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर जाके इलेक्शन कमीशन भाग के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और काजी फाइज़ साहब उनको स्टे दे देते हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है, वो वही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ हैं जिनके मुतल्लिक लियाकत चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने कहा था हम तीनों मुलव्वस हैं और हम तीनों को डी चौक में फांसी पे लटकाया जाए। तो मेरे भाई 6 महीने भी गुजर गए और शौकत बसरा और बहुत सारे लोग, तकरीबन को 150 करीब हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस हैं पंजाब के अंदर। इस तरह कराची में बल्कि फाफर ने रिपोर्ट छापी थी कि हमारे जितने केसेस हैं सिर्फ PTI के हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन है उनके टोटल 20 या 25 केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर हैं। तो इनकी तो पूरी कोशिश है कि ट्रिब्यूनल्स काम ना करें, बल्कि इन्होंने तो किया ये कि 2017 को जो कानून था उसको बदल कर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो एक्टिंग चेयरमैन थे, पाकिस्तान सदर थे पाकिस्तान के, जिनके खिलाफ खुद पिटीशन मौजूद है ट्रिब्यूनल के अंदर, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए और ये वहां पे रिटायर्ड अपने हैंड पिक जज लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये 6 माह के बाद भी ये फैसले आ क्यों नहीं सके? बस साहब जरा हुकूमत का मौक़िफ़, वली खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, इख्तियार साहब, ये अब 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका, इलेक्शन हुए,
जो ट्रिब्यूनल्स में पिटीशंस पड़ी हैं उन पर फैसले क्यों नहीं आ रहे? ज़ाहिर है कुछ आपकी तरफ से भी दर्जनों पिटीशंस मौजूद हैं, तो उसका कोई फॉलोअप आप लोग लेते हैं कि क्यों इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है? थैंक यू वेरी मच अरबाब साहब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसका अपना एक तरीक़ेकार होता है, और मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अगर इसको कंपेयर करें इन ट्रिब्यूनल्स को उन ट्रिब्यूनल्स के साथ जो इमरान खान की हुकूमत बनी थी और 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो उसके फैसले देख लें कि वो कितने अरसे बाद आई थी और वो फैसले कब आए थे, और आज के फैसले, इसमें मेरे ख्याल में ये तो उसकी निस्बत कई गुना ज़्यादा बढ़ के स्पीड से जा रही है। आपने तो कासिम सूरी का वो फैसला भी देखा था, वो जो स्टे लेकर बैठे हुए थे और पूरी हुकूमत खत्म हो गई लेकिन उनका कोई फैसला नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई इनको जेब नहीं देता कि ये लोग इस पे बात करें, क्योंकि इनके अपने माजी में इस तरह के किस्से बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये बात ठीक है कि ट्रिब्यूनल्स में टाइम लगता है, वो वक्त भी हमने देखा था कि तो इख्तियार साहब ये जो टाइम लगता है, क्योंकि आपने कहा कि पीटीआई दौर में ही बहुत टाइम लगा, तो ये वाकई जेन्युइन टाइम होता है, ये हकीकी तौर पर लग रहा होता है, या फिर जिसकी हुकूमत उसी के ट्रिब्यूनल्स होते हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है? मेरे ख्याल में अगर आप अगर मुझे वक्त दें तो मैं आपको पूरे डेटा के साथ बता सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, उसमें डिसाइडेड कितने हैं और टू बी डिसाइड कितने रहते हैं, उसका जो फैसला होना है वो सारा मैं आपको डेटा दे देता हूँ। लेकिन इतना मैं श्योर चलिए इस पे डेटा पे हम मजीद भी आगे चल के जरा बात करते हैं। अब इस पे बसरा साहब, चूंकि शायद यकीनी तौर पर उन्हें इख्तिलाफ होगा, बसरा साहब जो आपके अपने दौर में जितना जो वक्त लगा, अगर चलें उस दौर में गलत हुआ, तो अब ये ज़रूरी है कि वो आने वाले दौर में भी उसी गलती को दोहराया जाए और जस्टिफाई ऐसे किया जाए कि जी चूंकि माजी में ही हुआ तो अभी तो उसकी निस्बत जल्दी हो रहा है। मैं उनको बताऊं कि पंजाब में तो ट्रिब्यूनल्स काम ही नहीं कर रहे। नुकता ये है कि पंजाब में जो जजेस लगे, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम इन जजेस को नहीं मानते, हम अपनी पसंद के जज लगाना चाहते हैं और वो भी रिटायर्ड जजेस लगाना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि इसमें हमारे दौर को और इस दौर को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे भाई बहुत आसान तरीका है, हमने 8 फरवरी के हवाले से एप्लीकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि हमने उसके ऊपर एप्लीकेशन भी डाली है कि आप उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दें, लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं पूरी कौम को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम गलत कह रहे हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम देख लेगी। मेरे भाई सूरत ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था कि मियाँ जो आवेगा लग पता जावेगा, मियाँ साहब हार गए और अब पता चला है कि मियाँ साहब अब जाने की तैयारी में है, वापस आए तो वो वज़ीर आज़म बनने थे और यहाँ कबूतर वगैरह उड़ाए उन्होंने, अब वापस जा रहे हैं अपने असल घर और अपने असल शहर लंदन में। अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब चले जाएं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, अफ्ताब नून लीग से हमारे साथ मौजूद थे। दोनों की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।